Hello friends, today I am going to start with pair of linear equations in two variables. तो जैसे कि नाम ही इसका सजेस्ट करता है कि पेयर है किसका, लीनियर इक्वेशंस का। यानी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिन्हें जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन शो करे। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, या इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो भी लीनियर इक्वेशन होगी, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो भी लीनियर इक्वेशन होगी, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो भी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर मतलब ऐसी दो इक्वेशन जिसमें x और y, क्योंकि दो वेरिएबल्स की बात करिए तो एक वेरिएबल हम मान लेते हैं x होगा, एक वेरिएबल हम मान लेते हैं y होगा। तो ऐसी दो इक्वेशंस जिनका x और y की वैल्यूज़ जो है वो सेम हो। मतलब अगर पहली इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 1 है तो दूसरी इक्वेशन की भी x की वैल्यू क्या हो? 1। ऐसे अगर पहली इक्वेशन में y की वैल्यू 1 है तो दूसरी इक्वेशन में भी y की वैल्यू क्या हो? 1। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इस पेयर को, लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। उसमें पहला मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 मेथड होते हैं। अब ऑफकोर्स सी बात है, जब हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे तो उनके कुछ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो उन सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जब हम इनको ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, मतलब अगर हम दो इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, दो लीनियर, तो जब दो इक्वेशंस को अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, एक्स वाई क्वाड्रेंट वाले ग्राफ में जब हम दो इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है हमारी लाइन भी दो बनेंगी। तो मान लो हमारी दो लाइन 3 तरीक़ों से बन सकती हैं। वो 3 तरीके क्या हैं? पहला तरीका कि एक लाइन जो है, ठीक है, वो दूसरे लाइन के पैरेलल होगी। जब एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होगी तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना? सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि x और y की वैल्यू तभी तो सेम हो सकती है जब वो एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर काटे, कम से कम एक पॉइंट पर। ठीक है ना, तभी तो x और y की वैल्यू, क्योंकि अगर इधर मैं देखूं, इधर x की वैल्यू अगर मान लो हमारी 5 है और y की वैल्यू हमारी 4 है, तो इस तरफ यहाँ पर 2 या 1 में से, और यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली x की वैल्यू यहाँ पर कम है, x की वैल्यू तो यहाँ पर बराबर है, लेकिन y की वैल्यू क्या है? कम है। तो x और y दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि कोई भी यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो फॉर्म नहीं होता है जब दो लाइन, जब हम उन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करें और वो पैरेलल निकलें। ठीक है, सिमिलरली अगर दो लाइंस सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो उनका सिर्फ एक वन यूनिक सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक सोल्यूशन होगा उनका यूनिक। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमारी दो लाइंस ऐसे हो सकती है कि ये है, इसी के ऊपर दूसरी आ रही हो, कोइंसाइड करने वाली हो। क्या हो? कोइंसाइड करने वाली हो, तो उसके मैनी
सॉल्यूशंस होते हैं। मैनी यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस उसके पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारी क्या कंडीशंस हैं मैनी सॉल्यूशंस के लिए, वो हम देखेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी पहले देखने की ज़रूरत है, ये जानने से पहले कि कंडीशंस क्या होंगी। एक्स, ये तो हमें पता है दो वेरिएबल्स हमारे होंगे और एक कोई कांस्टेंट टर्म होगा और पूरी इक्वेशन बराबर होगी किसके, ज़ीरो के। ठीक है, सेम केस हमारा दूसरी इक्वेशन में भी होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म यही होती है। ठीक है, तो अगर इसका कोफिशिएंट a है, a1 है, इसका b1 है और कांस्टेंट c1, तो इसको हम क्या लेंगे, a2 b2 और c2, जैसे हम पिछले साल करते थे क्लास 9th में। आपने अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखा हो तो उसमें सिर्फ a x b y और c होता था। ठीक है, अब क्योंकि हमारी पेयर है, दो इक्वेशंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरफ एक को a1 ले लिया, एक को a2 ले लिया। ठीक है, अगर हमारा a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर आता है b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2 के, तो इस तरीके के अगर हमारी रेशियोज़ जो होते हैं एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट और कांस्टेंट के, इस तरीके से आता है कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल आ रहा है, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें हमारा बेसिकली नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हमारी पहली कंडीशन है। अब सेकेंड केस है हमारा कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में बराबर हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी लाइंस जो होंगी बेटा यहाँ पे, ऐसे में हमारा क्या होगा, जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, कोइंसाइडिंग। क्या हो जाएंगी, कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक है, और सोल्यूशन हमारा देखकर ही पता चल रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के, तो हमारी लाइंस जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफिकल ग्राफ में जब आप बनाओगे तो लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी तीन टेस्ट कंडीशन से एक बारी दोबारा देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन। लाइंस जो होंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइंस की, वो पैरेलल लाइंस हो जाएगी। इसी तरीके से अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 जो है वो बराबर होते हैं, तो लाइंस कोइंसाइडिंग होगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन बन जाएगी और इनफाइनाइटली उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और ऐसे ही अगर a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और उनकी एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा पॉसिबल। अब बात आती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी की, कि ये क्या होते हैं। कंसिस्टेंट टर्म का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट क्या हो, वन सॉल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंट वो होते हैं जिनका नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन वाला यानी कि ये टेस्ट कंडीशन, सबसे पहली वाली टेस्ट कंडीशन अगर होती है
तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस होती है तो हमारा वो कंसिस्टेंट होगा। क्या? सोल्यूशन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है लिया है मैंने यहाँ पे, टेल द टाइप ऑफ लाइन, किस टाइप की लाइन हमारी बनेगी ग्राफिकल में, कंसिस्टेंसी क्या होगी और उसका सोल्यूशन क्या होगा। और ये मैंने एक इक्वेशन लिया है, दो पेयर ऑफ इक्वेशन लिया है। अब इसमें देखो ये तो हमारा जनरल फॉर्म में, ये हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो हम इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 8x इधर आके हमारा हो जाएगा -8x प्लस के 10y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 लेंगे, इक्वल्स टू देखेंगे क्या वो b1 अपॉन b2 के बराबर है। तो a1 अपॉन a1 हमारा क्या है 4, a2 हमारा क्या है -8, तो 4 अपॉन -8। ठीक है। b1 अपॉन b2 -5 अपॉन 10, तो -5 अपॉन 10। ठीक है। तो 4 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये दोनों ही आ गए हमारे -1 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये C1 अपॉन C2 के भी बराबर है। तो C1 कितना है हमारा -12 अपॉन 20। ठीक है। फोर 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया -3 अपॉन 5 के। तो यहाँ पर ये हमारा -3 अपॉन 5 के बराबर हो गया, यानी कि C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। ठीक है। तो हमारा A1 अपॉन A2 जो है वो बराबर है C1 अपॉन C2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, सॉरी B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर किसके नहीं है, C1 अपॉन C2 के। तो देयरफॉर लाइंस कैसी हो जाएंगी हमारी, यहाँ पे पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था, कंसिस्टेंसी बताने के लिए, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या थी, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर नो सोल्यूशन। ये कई बारी पेपर में 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम्स में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन देखा जा चुका है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन सोल्यूशन जो है वो नो सोल्यूशन होना चाहिए। तो नो सोल्यूशन के लिए टेस्ट कंडीशन हमारी क्या थी, A1 अपॉन E2 जो है वो बराबर होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, पर बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2 के। ठीक है। अब ये देखो ये हमारा जनरल फॉर्म में है क्या, नहीं, तो हम पहले इसे जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा kx माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली 6x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 हमारा क्या हो जाएगा k अपॉन 6, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा -5 अपॉन 2, और C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा -2 अपॉन -7। तो ये तो कट ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसे तो एज इट इज़ रहने देंगे, ये भी नहीं कट सकता ये, तो K इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -5 अपॉन 2, और 6 को ऊपर ले लेंगे मल्टीप्लाई में, इसे हम पिक्चर से ही हटा देंगे। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कंडीशन कि ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो इनको आपस में पहले हमने इक्वल कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा, तो 3 5 ज़ा कितना हो गया 15, तो k इक्वल्स टू -15 हो गया। और ये वैसे भी आप देख लो 2/7 के बराबर नहीं है, तो k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। इसमें इस तरीके से हमें के की वैल्यू ढूंढनी है कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो पहले हम इसे क्या कर लेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 4x + 7y - 10 = 0। नेक्स्ट हो गया हमारा k + 2 + 21y - 3k = 0। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, सेम a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1/a2 क्या हो गया, 4/k + 2 = b1/b2 हो जाएगा हमारा 7/21 और c1/c2 हमारा हो जाएगा -10/- 3k। ये कट गया हमारा। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो, 7/21 = 10/3k। 7/21 = 10/3k। इसे ऊपर ले जाएंगे, 21k/21 हो गया इक्वल्स टू 10। 21 से 21 करके क्या आ गया हमारा 10 की वैल्यू। जब आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 7/3k। 7 × 3k तो 7×3 = 21k। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन का पेयर ये बन जाएगा। तो 4/k + 2 = 7/21। 21 को आप ऊपर ले जाएंगे, 21 × 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 7 × k + 2। तो ये हो जाएगा हमारा 7k + 14। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे k + 2 रहने दीजिए। इस 7 को इधर डिवाइड में ले जाइए, 21 × 4/7, 7×3 = 21। तो 4×3 हो जाएगा इधर हमारा 12 और 2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे आप इनको इक्वेशन को इक्वेट कर लो, चाहे आप इन पहले दो बाद की दो इक्वेशंस को इक्वेट कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर एक नंबर में आता है तो आप इतना भी कर दे तो इनफ है। ठीक है, क्योंकि हमारा b1/b2 और c1/c2 सिर्फ एक ही केस में सेम हो सकता है, और वो है जब हमारी इक्वेशंस जो हो वो बराबर हो। अगर आप पहले दो को करोगे तो आपको दूसरे दो को भी करके दिखाना पड़ेगा। क्यों करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ये हो सकती है कि इन दोनों में इक्वल ना हो, तो वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप k की वैल्यू निकाल के आप कंडीशन में रख के फिर भी दिखा सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। तो ये है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें यही सब चीज़ें हैं, इनकन्सिस्टेंसी और ये सब निकालना। इसके बाद आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जो कि हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अटैच कर रहा हूँ लिंक में, वो आप देख लेंगे। और अगर किसी को कोई पार्ट ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।